हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये हैं डेली करंट अफेयर्स फॉर 10th ऑफ जुलाई। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स गाइस, आप इनको डेली बेसिस कवर करते रहिएगा जिससे आपके सारे करंट अफेयर्स कवर हो जाएं और आगे आने वाले कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो सभी एग्जाम्स को आप अच्छे से दे पाएं। गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। आप डेली बेसिस पे इन वीडियोज़ को देखते रहिए करंट अफेयर्स की। आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा एग्जाम में जो आपका मिस हो जाए। सभी तरह के सवाल, चाहे आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हो चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, सभी तरह के एग्जाम्स में आपको ये बहुत ज़्यादा फायदा करेंगे। गाइस बताना चाहूँगा, लोअर पीसीएस मेंस के लिए, आर एडवोकेट जनरल मेंस के लिए और एफआरओ मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच टेस्ट सीरीज चल रही है। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और इन करंट अफेयर्स की रेगुलर अपडेट्स लेने के लिए, रेगुलर पीडीएफ लेने के लिए भी आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले न्यूज़ आती है द शेडो वॉर बिटवीन इजराइल एंड ईरान। तो राइटर बहुत अच्छे से यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरह से इजराइल में और ईरान का रिलेशन रहा है। तो इजराइल हैज़ कैरिड आउट कोवर्ट ऑपरेशंस। तो ये कहा जा रहा था कि 1979 से पहले इजराइल और ईरान के रिलेशंस बहुत अच्छे थे। इजराइल जो है न्यूक्लियर वेपन्स भी या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी देने की कोशिश कर रहा था ईरान को 1979 से पहले, उससे पहले जब वहाँ पे शाह रूल करते थे ईरान को। लेकिन 1979 के बाद जब वहाँ पे तख्ता पलट हुआ, वहाँ के राजा को हटा दिया गया और फिर वहाँ पे एक जो शिया मेजॉरिटी कंट्री है उसको बना दिया गया। तो इजराइल हैज़ कैरिड आउट कोवर्ट ऑपरेशंस इनसाइड ईरान टारगेटिंग इट्स न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोग्राम्स। तो अब इजराइल जो है कोवर्ट ऑपरेशंस कर रहा है वहाँ पे और टारगेट कर रहा है न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम जो ईरान बना रहा है। इन वॉट फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेफ्टाली बेनेट कॉल्ड द ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन। तो जो नेफ्टाली बेनेट है उन्होंने एक ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन कही है। ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन का मतलब ये है कि आप ऑक्टोपस के सीधे सिर पे वार करें, ना कि उसके टेंटिकल्स पे। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन साइन दी 2015 न्यूक्लियर एग्रीमेंट विद ईरान। अब देखिए, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन जब थे, यानी कि जब बराक ओबामा यूएस के राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने 2015 में ईरान के साथ एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ईरान आगे चलकर न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा। बट इसराइल एंड द गल्फ किंगडम्स वर नॉट हैप्पी विद द JCPOA। तो एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बनाया गया था, या जिसको ईरान डील कहा जाता है। तो जो ईरान डील थी उसको JCPOA भी कहा जाता है। बिकॉज इन रिटर्न फॉर लिमिटिंग ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम द एग्रीमेंट प्रोमिस्ड इकोनॉमिक रिवार्ड्स टू द इस्लामी रिपब्लिक विच could transform ईरान into a non-nuclear conventional mainstream power in West Asia। लेकिन इसराइल और कुछ गल्फ किंगडम्स जो हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, तो वो JCPOA जैसी जो एग्रीमेंट हुआ था USA के बीच में और ईरान के बीच में, उससे खुश नहीं थे। बिकॉज ए रिटर्न फॉर लिमिटिंग ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, क्योंकि जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करना है उसके वजह से एग्रीमेंट ने ये भी प्रॉमिस किया था कि इस्लामी रिपब्लिक को, यानी कि ईरान को, कुछ इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स भी दिए जाएंगे विच को ट्रांसफॉर्म ईरान इनटू ए नॉन न्यूक्लियर कन्वेंशनल मेन स्ट्रीम पावर। तो जिसके वजह से ईरान न्यूक्लियर नहीं बनेगा, लेकिन वो नॉन न्यूक्लियर कन्वेंशनल वेपन के साथ बन जाएगा और रीजनल की पावर बन सकता है, यानी कि वेस्ट एशिया में, मिडल ईस्ट में पावरफुल कंट्री बन सकता है। जो तमगा अभी इसराइल के पास है वो हो सकता है कि वो ईरान के पास चला जाए। इसराइल वॉन्ट्स नॉट जस्ट ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम टू बी स्कटल्ड बट ऑल्सो इट्स राइट्स टू बी कंटेन्ड। इसराइल चाहता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तो ख़त्म हो ही, साथ ही साथ ईरान का जो राइज है उसको भी कंटेन किया जा सके। यानी कि एक राइवलरी है बिटवीन द टू कंट्रीज़, तो उसमें एक कंट्री जरूर हमेशा ये चाहेगा कि दूसरा कंट्री राइज ना करे और दूसरा कंट्री राइज करना चाहेगा। तो ईरान और इसराइल में हमेशा से चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये देखना होगा कि दोनों डेवलपमेंट करें और उस रीजन को पीसफुल मेंटेन करके रखें, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट आता है कजाकिस्तान वोटेड टू अमेंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, कजाकिस्तान में भी अभी कुछ उथल पुथल चल रहा था और कजाकिस्तान के लोगों ने वोट किया है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने संविधान को अमेंड करना चाहते हैं। तो सिटीजन्स ऑफ द सेंट्रल एशियन नेशंस कजाकिस्तान इन अ हिस्टोरिक वोट गिव एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी टू प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो उन्होंने एक वोटिंग दी है, उसमें कहा है कि वो जो प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं उनको करना चाहेंगे। वो अमेंडमेंट उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि सोवियत एरा से लॉ चल रहे थे कजाकिस्तान के अंदर अंडर फॉर्मर प्रेसिडेंट नूरसुल्तान नजरबायेव। अब देखिए, जो इससे पहले प्रेसिडेंट है, जो फिलहाल प्रेसिडेंट है कजाकिस्तान के, उनसे पहले जो प्रेसिडेंट रहे हैं नूरसुल्तान, उसका कजाकिस्तान के ऊपर बहुत गहरा इम्पैक्ट है और
जब से कज़ाकिस्तान बना था तब से वही राष्ट्रपति थे, और नूर सुल्तान का जो इफ़ेक्ट है वो इतना ज़्यादा है कि उन जो राजधानी है वो उनके नाम पे कर दी गई है, नूर सुल्तान के नाम पे, और जो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें उसके अंदर नूर सुल्तान के द्वारा बताई गई हैं। द रिफॉर्म्स आर अ पार्ट ऑफ अ ड्राइव कॉल्ड न्यू कज़ाकिस्तान। तो न्यू कज़ाकिस्तान की एक तरह से ड्राइव की जा रही है, हेडेड बाय द करंट प्रेसिडेंट कासिम ज़ोमार्ट तोकाएव। तो ये जो तोकाएव हैं ये चाहते हैं कि जो कज़ाकिस्तान के ऊपर नूर सुल्तान की जो छवि बनी हुई है कि अगर कज़ाकिस्तान का नाम लें तो नूर सुल्तान का नाम सामने आता है, तो वो जो नूर सुल्तान की छवि है उससे बाहर निकला जा सके। द 56 अमेंडमेंट्स इंक्लूड्स चेंजेस दैट विल स्ट्रिप नज़रबायेव यानी कि नूर सुल्तान ऑफ हिज नेशनल लीडर। तो जो नेशनल लीडर का स्टेटस उनको मिला हुआ है और लाइफ टाइम के लिए जो उनको प्रिविलेजेस मिली हुई है नूर सुल्तान नज़रबायेव को, तो जो 56 अमेंडमेंट करने की बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इस टाइम के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा है कि नज़रबायेव को जो नेशनल लीडर का स्टेटस उनको मिला हुआ है उससे भी उनको हटाना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इज द ट्रांजिशन ऑफ द गवर्नमेंट बॉडी फ्रॉम अ सुपर प्रेसिडेंशियल मॉडल विच एग्जिस्टेड अंडर द फॉर्मर प्रेसिडेंट टू अ प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक। तो ये कहा जा रहा है कि सुपर प्रेसिडेंशियल मॉडल से प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक को कर देना चाहिए, जो कज़ाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, कज़ाकिस्तान का सिस्टम है। Under these amendments, the president will be prohibited from having an affiliation with any political party during his tenure। तो ये भी कहा जा रहा है कि इस अमेंडमेंट को करने के बाद प्रेसिडेंट कोई भी पार्टी का आदमी नहीं रहेगा, यानी कि प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होगी उसको मना कर दिया जाएगा, प्रोहिबिट कर दिया जाएगा किसी भी पार्टी से अपने टेन्योर के दौरान किसी पार्टी से लिंक रखना। यानी कि जब वो प्रेसिडेंट की पद संभालेगा कोई पर्सन, तो वो अगर किसी पार्टी से बिलोंग करता होगा उस पार्टी से इस्तीफा दे देगा और वो प्रेसिडेंट की पोस्ट पे इंडिपेंडेंट रहेगा, जिससे कि वो एक अनबायस्ड डिसीजंस ले सके और काम कर सके। दिस विल ऑल्सो अप्लाई टू द प्रेसिडेंट्स एंड जजेस ऑफ ऑल द कोर्ट्स। तो जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, जजेस हैं सभी कोर्ट्स के, उनके ऊपर भी अप्लाई किया जाएगा, अलॉन्ग विद चेयरपर्सन मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स के ऊपर भी यही चीज़ लागू होंगी। हेड्स ऑफ द सुप्रीम ऑडिट चैम्बर विल ऑल्सो हैव टू फॉलो द सेम। तो ये सब चीज़ें अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है। बस आपको इतना इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिसेंटली कज़ाकिस्तान में उथल पुथल चल रही है और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होने की बात हो रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है PM टू अनवील एम्बलम ऑन न्यू पार्लियामेंट। तो जो नई पार्लियामेंट बन रही है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के दौरान, जो नई पार्लियामेंट बन रही है, तो वहाँ पर जो नया एम्बलम है उसको प्राइम मिनिस्टर जो है अनवील करने जा रहे हैं। द एम्बलम वॉज क्रिएटेड बाय स्कल्पटर। जो एम्बलम है उसको बनाया किसने है? सुनील दियोरे और लक्ष्मण व्यास ने बनाया है, और उसका जो फैब्रिकेशन हुआ है वो औरंगाबाद, जयपुर और दिल्ली में हुआ है। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है कि ये जो उसके स्कल्पटर्स हैं उनको आपको ध्यान होना चाहिए कि वो जो हैं, जो नेशनल एम्बलम है भारत का, जिसमें 4 साइड शेर होते हैं, 3 साइड दिखते हैं और 1 साइड नहीं दिखते, तो वो जो शेर है वो सत्यमेव जयते नीचे दिखा रहता है, तो उसको अनवील करेंगे नई पार्लियामेंट में। नेक्स्ट आता है GS3 से अगर हम न्यूज़ देखें तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स से न्यूज़ आ रही है। फाउंटेन इंक पेन के ऊपर न्यूज़ आ रही है कि जो मेकर्स हैं और एंथुजियास्ट हैं जो फाउंटेन पेन को बढ़ावा देते हैं, फाउंटेन पेन का प्रेज करते हैं, वो इस चीज़ से नाखुश हैं क्योंकि इंक के ऊपर अभी हाल ही में GST का रेट बढ़ा दिया गया है। तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, डीलर्स हैं और लवर्स हैं फाउंटेन पेन के, हैव क्रिटिसाइज्ड द इंक्रीज इन GST ऑन इंक फ्रॉम 12% से 18%। उनका कहना यह है कि जो 12% से 18% GST हाइक हुआ है, उसके वजह से उनका कहना यह है कि फाउंटेन पेन कोई लग्जरी नहीं है, ये सिर्फ एक नॉर्मल एक स्टूडेंट की नीड है, और हम चाहते हैं कि जो प्लास्टिक पेन्स की वजह से, जो यूज़ एंड थ्रो पेन की वजह से एनवायरमेंटल हज़ार्ड हो रहा है कि हम सिर्फ एक बार वो पेन यूज़ करते हैं उसके बाद फेंक देते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है पर्यावरण को, तो ये जो फाउंटेन पेन है उसको अच्छे से रिप्लेस कर सकता है। तो फाउंटेन पेन को हमें बढ़ावा देना चाहिए, ना कि उसकी जो इंक है उसके ऊपर GST लगाना चाहिए। तो सेइंग द हाइक वुड नॉट ओनली बी अ ब्लो टू स्टूडेंट्स बट ऑल्सो टू एन इन्वायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ राइटिंग, क्योंकि एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ राइटिंग है, क्योंकि फाउंटेन पेन में जब इंक खत्म हो जाती है तो आप इंक फिल कर देते हैं वापस से, यानी कि इससे ये फ़ायदा होता है कि बार बार रिफ़िल डालने की या बार बार पेन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक पेन काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है और आप उसमें रिफ़िल करते रहो बस इंक। तो यानी इससे क्या होगा कि जो बार बार जो यूज़ एंड थ्रो पेन यूज़ करते हैं हम लोग, सस्ते वाले जो पेन होते हैं, 2 या 3 रुपये का एक पेन आता है और आप उसको बार बार उसको यूज़ करते रहते हैं, फेंकते रहते हैं, उसके वजह से अगर आप देखें कि इतना स्टूडेंट इसको यूज़ करेगा तो पूरे भारत में से कितने ज़्यादा पेन जो हैं वो वेस्ट के रूप में निकलते हैं। फाउंटेन पेन इज़ द मोस्ट सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, एनकरेजिंग इट्स यूज़ वुड सी सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन प्लास्टिक पोल्यूशन कोज्ड बाय सिंगल यूज़ पेन्स। तो उनका कहना यह है कि सिंगल यूज़ पेन के द्वारा जो इन्वायरमेंटल हज़ार्ड हो रहा है हम उसको कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं फाउंटेन पेन की हेल्प से। लेकिन अगर आप फाउंटेन पेन
के अंदर डलने वाली इंक पे जीएसटी बढ़ा देंगे तो कैसे काम चलेगा। नेक्स्ट आता है प्लान दैट इज़ मच मोर देन जस्ट प्लांटिंग ट्रीज़, यानी कि प्लांटिंग ट्रीज़ के ऊपर बातचीत की जा रही है कि वन महोत्सव जो है, जिसका मतलब है सेलिब्रेट द फॉरेस्ट। तो हिस्ट्री जो है वन महोत्सव डे की वो जुलाई 1947 में जाती है, जिसको पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया था पंजाबी बॉटनिस्ट के द्वारा, एम.एस. रंधावा के द्वारा। सब्सिक्वेंटली उसके बाद 1950 में जो कन्हैया लाल मानिक लाल थे, मुंशी जी थे, एक एन एनवायरमेंटलिस्ट एंड यूनियन मिनिस्टर, ये इन्वायरमेंटलिस्ट भी थे और यूनियन मिनिस्टर भी रहे एग्रीकल्चर फूड के, उन्होंने वन महोत्सव की जो रीच है और जो उसका नेशनल स्कोप है उसको बढ़ावा दिया। अकॉर्डिंग टू IUCN, डिफॉरेस्टेशन की वजह से और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की वजह से 12% जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं वो हो रहे हैं। तो यानी कि अगर आप देखें, डिफॉरेस्टेशन का मतलब ये हुआ कि हमने जो जंगलों में से जो पेड़ थे उनको काट दिए, और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन का मतलब ये हुआ कि पहले तो वो फॉरेस्ट अच्छा खासा हुआ करता था, लेकिन पेड़ों को कटने की वजह से अब उसकी जो एफिशिएंसी है उस जंगल की वो कम हो गई है, यानी कि फॉरेस्ट डिग्रेड कर गया है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हुआ कि 12% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो रही हैं। इसकी वजह से द टोटल एरिया ऑक्यूपाइड बाय प्राइमरी फॉरेस्ट इन इंडिया हैज़ डिक्रीज्ड बाय 3.6%। तो जो टोटल एरिया ऑक्यूपाई किया है प्राइमरी फॉरेस्ट ने भारत में, वो 3.6% से भी कम हो गया है। गवर्नमेंट्स हैव रिलाइड ऑन एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन। अब देखिए गवर्नमेंट क्या काम कर रही है। मान लेते हैं आपके यहाँ जंगल खत्म हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट ये काम करती है कि हम नए पेड़ लगा देंगे, लेकिन राइटर का यहाँ पे ये कहना है कि पेड़ लगाना अपने आप में सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि खाली अगर आप मोनोकल्चर करते हैं, एक ही तरह के वहाँ पे पेड़ लगा देंगे, तो उससे वो फॉरेस्ट उतना अच्छा नहीं बन पाएगा जितना कि वो नेचुरल फॉरेस्ट होता है। यानी कि एक जब जो नेचुरल जंगल होता है, प्राकृतिक जो वन होता है, उसमें अलग अलग तरह के पेड़ लगे हुए होते हैं, कोई एक तरह का पेड़ नहीं होता। तो गवर्नमेंट हैव रिलाइड ऑन एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन एज अ मीन्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग ट्रीज ऑन नॉन ट्री लैंड। द फोकस इज नाउ ऑन फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन। तो फोकस ये भी है कि जो फॉरेस्ट लैंडस्केप है उसको भी रिस्टोर किया जाना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ रीगेनिंग इकोलॉजिकल फंक्शनैलिटी एंड इम्प्रूविंग ह्यूमन वेलफेयर अक्रॉस डिफॉरेस्टेड और डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंडस्केप्स। नियरली 2 बिलियन हेक्टेयर जो डिग्रेडेड लैंड है दुनिया की, हैव स्कोप फॉर पोटेंशियल रिस्टोरेशन, कि उनके अंदर पोटेंशियल है कि उसमें हम फॉरेस्ट लैंड को रिस्टोर कर सकते हैं। भारत में देखा जाए तो भारत में 140 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन जो ऐसी है जिसको हम जंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेचुरल फॉरेस्ट विद डाइवर्स नेटिव ट्री स्पीशीज़ आर मोर एफिशिएंट इन सिक्वेस्ट्रिंग कार्बन। देखिए अगर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात करें, कार्बन को अवशोषित करने की बात करें प्रकृति के द्वारा पेड़ों में, तो वहाँ पर जो नेचुरल फॉरेस्ट होगा, यानी कि जो प्राकृतिक वन होगा, वो ज़्यादा कैपेबल होगा एज़ कम्पेरिजन टू मैन मेड वन से। प्लांटिंग डाइवर्स स्पीशीज़ इज़ ऑल्सो हेल्दियर। अगर हम डाइवर्स स्पीशीज़ लगाएंगे, अलग अलग तरह के पेड़ लगाएंगे, तो वो ज़्यादा हेल्दियर होगा फॉर लोकल कम्युनिटी एंड देयर लाइवलीहुड्स। एनुअली देखा जाए तो फॉरेस्ट जो है करीब करीब 2.6 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं। दिस एब्जॉर्प्शन इंक्लूड्स नियरली 33% ऑफ द CO2 रिलीज फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। तो जो फॉसिल फ्यूल से निकलने वाला जो उत्सर्जन है उसका 33% करीब जो है पेड़ जो है सोख लेते हैं। द स्पान 2021 से लेके 2030 तक का, उसको यूनाइटेड नेशंस ने डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन को डिक्लेयर किया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो स्पान है 2021 से 2030, उसको UN डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन डिक्लेयर किया गया है, एम्फेसाइजिंग एफर्ट्स टू रीस्टोर डिग्रेडेड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स इंक्लूडिंग फॉरेस्ट्स। 2011 में बॉन चैलेंज भी अपनाया गया था जर्मनी में, जिसमें ये गोल रखा गया कि हम 150 मिलियन हेक्टेयर जो डिग्रेडेड ज़मीन है उसको रिस्टोर करेंगे 2020 तक, और इसको बढ़ाकर 350 मिलियन हेक्टेयर कर दिया गया 2030 तक। तो बॉन चैलेंज जो जर्मनी में अपनाया गया था, उसके तहत हमें, अगर आपसे सवाल पूछा है कि बॉन चैलेंज क्या है, तो बॉन चैलेंज जो है वो है डिग्रेडेड लैंड को रीस्टोर करना। तो डिग्रेडेड जंगलों की जो ज़मीन है उसको रीस्टोर करना हमारा टारगेट है। 2020 तक ये 150 मिलियन हेक्टेयर से हुआ करता था, 2030 तक हमने इसको 350 मिलियन हेक्टेयर कर दिया है, जिसमें भारत ने भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। तो इंडिया ने भी बॉन चैलेंज को ज्वाइन किया 2015 में, और हमने 26 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन की बात की कि हम 26 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन को रिस्टोर करेंगे 2030 तक। तो एक एडिशनल कार्बन सिंक है 2.5 बिलियन से 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट थ्रू फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इज टू बी क्रिएटेड बाय 2030। प्रोग्राम्स रन बाय गवर्नमेंट टू अचीव दीज। अब सरकार ने क्या क्या काम चलाए हैं, एक तो इससे कैंपा का चलाया है, यानी कि कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन चलाया है, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम चलाया है, नेशनल मिशन है ग्रीन इंडिया के लिए, फिर नगर वन स्कीम है, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन और मैनेजमेंट स्कीम है। तो सरकार ने अपनी तरफ से ये कदम उठाए हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, कई साल से न्यूज़ में चल रहा है, इनके ऊपर सवाल आ सकता है और आप अपने एस्से के अंदर भी इसको लिख सकते हैं। तो भारत में चीता हुआ करते थे
लेकिन कुछ टाइम बाद बजाज वालों ने चीता तो ले लिया चेतक के नाम पे, लेकिन और जो एक्चुअल चीता हुआ करते थे यहाँ पे वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो हाउ चीताज वेंट एक्सटिंक्ट इन इंडिया, तो हम समझना होगा कि चीता जो हैं भारत में किस तरह से एक्सटिंक्ट हो गए हैं, एंड द प्लान टू री इंट्रोड्यूस देम इनटू द वाइल्ड। तो इंडिया इज सेट टू ब्रिंग चीताज फ्रॉम साउथ अफ्रीका, तो भारत जो है साउथ अफ्रीका से मध्य प्रदेश के कूनोपालपुर नेशनल पार्क में चीता को लाना चाह रहा है इस अगस्त में। तो एक 10 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्लोजर को तैयार किया गया है नेशनल पार्क के अंदर, जिसमें कहा जा रहा है कि 6 चीताज को रखा जाएगा। जो एक प्लान है टू इंट्रोड्यूस 8 to 10 चीताज एवरी ईयर। तो प्लान ये है कि 8 से 10 चीता को जो है हर साल लाया जाएगा साउथ अफ्रीका से या नामीबिया से। द चीता इज़ द ओनली लार्ज कार्निवोर टू हैव गोन एक्सटिंक्ट इन इंडिया। तो अब जो बड़ा लार्ज कार्निवोर देखें, यानी कि जो मांसाहारी जीव देखें, तो चीता ही एक ऐसा जानवर रहा है जो भारत में से एक्सटिंक्ट हो गया है, प्राइमरली ड्यू टू हंटिंग एंड हैबिटेट लॉस, क्योंकि उसकी हंटिंग बहुत ज़्यादा हुई है और उसका हैबिटेट लॉस हो गया, यानी उसका जो घर था, उसका जो घर जंगल था, उसको ख़त्म कर दिया गया है। आपको पता होना चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए कि चीता जो है वो लैंड का फास्टेस्ट एनिमल है, फास्टेस्ट मैमल है, यानी कि उससे तेज कोई भी जानवर धरती पर नहीं भागता। महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ऑफ कोरिया मध्य प्रदेश इज़ वाइडली बिलीव्ड टू हैव किल्ड द लास्ट 3 रिकॉर्डेड चीताज इन इंडिया इन 1947। तो 1947 में जो राजा रहे मध्य प्रदेश के, उन्होंने लास्ट में जो 3 चीता बचे थे उनको भी उनका शिकार करके उनको मार दिया। 1952 में भारत की सरकार ने ऑफिशियली चीता को भारत में से एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया कि भारत में चीता नहीं मिलते हैं। हंटिंग विद द चीताज अगर हम देखें तो द चीता विच वॉज रिलेटिवली ईजी टू टेम। अब देखिए क्या करते थे राजा, चीते को कैप्चर करते थे, उसके बाद उसको टेम किया जाता था, यानी कि उसको पालतू बनाया जाता था और फिर उसकी मदद से आगे शिकार किए जाते थे। तो चीता विच वॉज रिलेटिवली ईजी टू टेम एंड लेस डेंजरस दैन टाइगर्स वॉज फ्रिक्वेंटली यूज बाई इंडियन नोबिलिटी फॉर स्पोर्ट हंटिंग। तो स्पोर्ट हंटिंग के लिए जो इंडियन नोबिलिटी थी, यानी कि जो राजा महाराजा लोग हुआ करते थे, वो इनका इस्तेमाल किया करते थे। अर्लीस्ट अवेलेबल रिकॉर्ड जो है चीताज के लिए बीइंग यूज्ड फॉर हंट्स इन इंडिया कम्स फ्रॉम द 12th सेंचुरी संस्कृत टेक्स्ट मनासो लासा। तो जो मनसो लासा जो एक टेक्स्ट है, वहाँ से मिलता है 12th सेंचुरी के कि चीताज को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता था भारत में शिकार करने के लिए, विच वॉज प्रोड्यूस्ड बाय द कल्याणी चालुक्य रूलर सोमेश्वरा III, जिन्होंने 1127 से 1138 तक रूल भी किया है। चीता कोर्सिंग एक ट्रेंड था और द यूज़ ऑफ ट्रेंड चीता। तो चीता कोर्सिंग का मतलब क्या हुआ कि आप जो ट्रेंड चीता है उसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं अब शिकार करने के लिए। तो चीता कोर्सिंग और द यूज़ ऑफ ट्रेंड चीताज फॉर हंटिंग अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैड बिकम अ हाईली स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी इन द मिडिवल पीरियड। तो मिडिवल पीरियड में ये बहुत ही हाईली एक स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी हो गई थी एंड वाज कैरिड आउट ऑन अ लार्ज स्केल ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर के दौरान में। अकबर का माना जाता है कि अकबर ने 9000 चीतों को टोटल उन्होंने कैप्चर किया था अपने कार्यकाल में। एम्परर जहांगीर ने भी उसको अपने फादर की ही चीज़ें दोहराई और उन्होंने 400 से ज़्यादा एंटीलोप्स पकड़े बाय चीता, यानी कि 400 से ज़्यादा हिरण को पकड़ा गया, मारा गया चीताओं की मदद से। कहाँ पे पकड़ा गया? जो पालम का परगना था, जहाँ पे पालम आज दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आज वहाँ पे पूरा जंगल हुआ करता था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे वहाँ पे चीता को पकड़ा जाता था। तो दिव्या भूसिंग नोट्स दैट द डिमांड फॉर चीताज फॉर हंटिंग पर्पज वाज सो हाई दैट स्पेसिफिक एरियाज विच हैड अ हायर पॉपुलेशन वर डेजिग्नेटेड फॉर देयर कैप्चर। जैसे कि राजस्थान का जोधपुर, झुंझुनू, पंजाब का भटिंडा और हरियाणा का हिसार, तो इस जगहों पे चीता बहुत ज़्यादा मिला करते थे पहले, तो उन जगहों को स्पेशल डेजिग्नेट कर दिया गया कि यहाँ पे चीता की हंटिंग की जाएगी। कैप्चर ऑफ वाइल्ड चीताज फॉर हंटिंग एंड द डिफिकल्टी टू ब्रीड दम इन कैप्टिविटी वाज लीडिंग टू अ डिक्लाइन इन द चीता पॉपुलेशन। अब देखिए चीता की पॉपुलेशन कम क्यों हुई? एक तो उनका इस्तेमाल करने लगे हंटिंग करने के लिए, और दिक्कत ये थी कि जब चीता कैप्टिविटी में होता है, यानी कि जब चीते को आप बंद बना के रखते हैं, बंदी बना के रखते हैं, उस टाइम पे वो ब्रीडिंग नहीं कर पाता है, यानी कि वो नेचुरल प्रोसेस नहीं कर पाता है आगे बच्चे करने का। तो इसके वजह से क्या होता है कि वहाँ पर उसकी जो आगे लीनियज है चीता की, वो नहीं चल पाती, वो बच्चे नहीं करता। जब बच्चे नहीं होंगे तो वो आगे क्या होगा, आगे स्पीशीज़ आ ही नहीं पाएगी। तो ब्रिटिश राज के दौरान चीता जो है वो नियर एक्सटिंक्शन पहुंच ही गए थे। तो अंडर द ब्रिटिश राज फॉरेस्ट्स वर एक्सटेंसिवली क्रिएट। अब देखिए अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेज जो थे वैसे तो चीता में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन अंग्रेजों ने जंगलों को साफ़ करना शुरू कर दिया। यानी कि पहले तो भारतीय लोगों ने, भारतीय राजा महाराजाओं ने चीतों को मारा, बाद में अंग्रेजों ने चीतों के जो जंगल हुआ करते थे उनको ख़त्म कर दिया। यानी कि उनकी पॉपुलेशन तो कम हुई, साथ साथ उनका जो हैबिटेट था, जो उनका घर था, उसको भी ख़त्म करना शुरू कर दिया। अब
उनके पास दो तरफ एक तरह से आप कह सकते हैं अटैक हो रहा है, उनकी हंटिंग भी हो रही है, उनका घर भी ख़त्म किया जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो ख़त्म हो ही जाएंगे। तो अंडर द ब्रिटिश राज फॉरेस्ट्स वर एक्सटेंसिवली क्लियर्ड सो एज टू डेवलप सेटलमेंट्स एंड टू सेटअप इंडिगो टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस। तो इंडिगो यानी नील की खेती करने के लिए, चावल की खेती करने के लिए, चाय की खेती करने के लिए और कॉफ़ी की खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा जंगलों को साफ़ किया जाने लगा। दिस फर्दर रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर बिग कैट्स कंट्रीब्यूटिंग टू देयर डिक्लाइन। तो देर इज एविडेंस टू सजेस्ट दैट ब्रिटिश ऑफिशियल्स कंसिडर्ड द चीता हैज वर्मिन। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने चीता को वर्मिन डिक्लेयर कर दिया था। वर्मिन एक इस टाइम पे अगर हम भारत में देखें, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से देखें तो शेड्यूल 6 में वर्मिन स्पीशीज़ मेंशन्ड है। वर्मिन स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जिनको सरकार खुद कह देती है कि आप इसको मार सकते हैं, जैसे कि नीलगाय। जैसे नीलगाय जो है वो अगर हमारे खेतों को नुकसान पहुंचाती है तो किसी जानवर को, जैसे नीलगाय हैं यहाँ पे, तो उसको वर्मिन डिक्लेयर कर दिया जाता है, या मंकी है उसको वर्मिन डिक्लेयर कर दिया जाता है, यानी कि आप उसको मार सकते हैं, उसको मारना लीगल होगा क्योंकि इसके वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है। तो उस टाइम पे अंग्रेज़ों ने चीता को वर्मिन डिक्लेयर कर दिया था एंड ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड मॉनेटरी रिवार्ड फॉर किलिंग ऑफ चीताज फ्रॉम एटलीस्ट 1871 ऑनवर्ड्स। तो 1871 के बाद से चीतों को मारने के ऊपर आपको पैसे भी दिए जाने लगे। तो अगर ऐसा होगा तो भारतीय जो है वो तो मार ही देंगे। द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश राज प्लेड अ मेजर रोल इन इट्स एक्सटर्मिनेशन इंडिया। तो भारत में एक्सटर्मिनेशन के लिए, भारत में चीताओं को ख़त्म करने के लिए ब्रिटिशर्स का एक बहुत बड़ा हाथ है। द रिवार्ड्स फॉर बाउंटी हंटिंग लाइकली कॉज द डिक्लाइन ऑफ चीताज। तो जो बाउंटी हंटिंग थी, यानी कि अगर आपको हंटिंग के लिए अवार्ड मिलेगा, इसकी वजह से चीताज की जो पॉपुलेशन थी बहुत तेज़ी से कम हुई। और इवन द रिमूवल ऑफ अ स्मॉल नंबर वुड हैव नेगेटिवली इफेक्टेड द एबिलिटी ऑफ वाइल्ड चीताज टू रिप्रोड्यूस। तो अगर हम उनकी पॉपुलेशन में थोड़ा सा भी कमी आती है तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, इसके वजह से बहुत ज़्यादा, यानी कि उनका जो इकोसिस्टम है बहुत ज़्यादा डेलिकेट है। एज अ रिजल्ट वाइल्ड चीताज बिकम वेरी रेयर इन इंडिया बाय द 20th सेंचुरी। इंटरनेशनल ट्रेड देखें तो जो परचेजेस हैं चीता की फ्रॉम अफ्रीका टुक प्लेस इन द 20th सेंचुरी। तो 20वीं शताब्दी से चलता आ रहा है ये। जो प्रिंसली स्टेट्स हैं भावनगर के, कोल्हापुर के, वो लीडिंग इंपोर्टर्स रहे हैं चीता के 1918 से लेकर 1939 तक। यानी कि ऐसा नहीं है कि भारत में पहली बार चीता इंपोर्ट किए जा रहे हैं, पहले भी चीता इंपोर्ट किए जा चुके हैं। वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने से पहले, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने से पहले जो महाराजा भाव सिंह जी टू थे, who ruled Bhavnagar state from 1896 to 1919, sent his SP कृष्ण चंद्र सिंह to Kenya to buy a चीता। तो उन्होंने भी कीनिया में भेजा था चीता खरीदने के लिए। 1930s में भावनगर में 32 इंपोर्टेड चीतास थे जो कि अफ्रीका से इंपोर्ट किए गए थे। चीतास कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेड टू इंडिपेंडेंट इंडिया इन स्मॉल नंबर्स स्पेशली फॉर एग्जीबिशन इन जूस। तो जूस में रखने के लिए भारत में आज़ादी के बाद भी चीता को इंपोर्ट करा जाने लगा, लेकिन जूस में रखने के लिए, ना कि खुले में। खुले एक जो उनका अपना जो वातावरण है नेशनल पार्क का या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, वहाँ पे नहीं रखा गया उनको। 1949 से लेकर 1989 तक 7 जू में कम से कम 25 चीता हुआ करते थे। तो अब री इंट्रोडक्शन की डिमांड उठी तो स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ आंध्र प्रदेश ने पहले सजेस्ट किया 1955 में एक पॉलिसी कि 2 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है स्टेट के चीता को री इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। तो इन द 1970s डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट फॉर्मली रिक्वेस्टेड ईरान। तो ईरान से पहले बात की गई जिसके पास 300 एशियाटिक चीता हुआ करते थे उस टाइम पे 1970s में, कि आप जो है उसको भारत में एक्सपोर्ट करें। लेकिन 1970s में जब वहाँ पे जो शाह की जो गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया गया और वहाँ पे थियोलॉजिकल सरकार बना दी गई, तो उसके बाद वहाँ से वो प्लान ड्रॉप कर दिया गया ईरान से लेने का। द शाह ऑफ ईरान वाज डिपोज्ड बिफोर एनी डील कुड बी रीच्ड। तो 2 सब स्पीशीज़ हैं चीता की जो आज रिकग्नाइज की जाती हैं, एक तो है एशियाटिक और दूसरी है अफ्रीकन। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में स्टे कर दिया एक ऑर्डर टू री इंट्रोड्यूस चीता टू कोनो पालपुर बिकॉज द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ हैड नॉट बीन प्राइवेट टू द मैटर। तो 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने, अब देखिए आप देख सकते हैं कि हम 2022 में हैं और 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी, यानी कि कितने टाइम से चल रहा है ये इशू चीता को री इंट्रोड्यूस करवाने का। भारत की यही खूबी है, आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ 10-20 साल से कम के समय में होती नहीं है, कि 10-12 साल पहले 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था इस चीज़ के लिए, क्योंकि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को, जो नेशनल बोर्ड है फॉर वाइल्ड लाइफ, उसको ये पता ही नहीं था कि चीता को रीइंट्रोड्यूस करवाने की बात की जा रही है, तो उन्होंने इस चीज़ पे स्टे ऑर्डर दे दिया था। लेकिन अब 2022 में वापस से कहा जा रहा है और फाइनली कहा जा रहा है कि अगस्त में जो फर्स्ट सेट ऑफ चीताज हैं वो आ जाएंगे। अब देखते हैं, जब जिस दिन वो आ जाएंगे उस दिन समझ में आएगा कि भारत कुछ कर भी रहा है या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ आपस में खेल रहे हैं। The court said that priority should be given to the reintroduction of the Asiatic lion, which is only found in Gand National Park, गुजरात। तो यहाँ पे कहना ये है कोर्ट का कि एशियाटिक लॉयन को आप पहले प्रेफरेंस दो, क्योंकि वो सिर्फ गिर में मिलते हैं
उनका भारत में एकमात्र जो रहने का घर है वो गिर नेशनल पार्क गुजरात है। तो क्योंकि एक ही जगह पे आप अगर किसी पर्सन का घर यानी कि किसी एनिमल का घर सिर्फ एक ही जगह पे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको अगर वहाँ पे कोई बीमारी फैली तो सारे वहाँ से वो मर सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि भारत में लायन को और जगह भी स्प्रेड करने की ज़रूरत है, यानी कि और दूसरे लैंडस्केप्स में भी उनको भेजने की ज़रूरत है। तो पहले आप शेरों का रिनोडक्शन करवाओ, चीतों का मत करवाओ। तो ये कहा जा रहा था पहले। नेक्स्ट आता है साइंस एंड टेक की न्यूज़ है कि फास्ट रेडियो बर्स्ट ये एक फिनोमिना है, कॉस्मिक इवेंट है जो फ्रिक्वेंटली देखा जा रहा है, नॉट येट फुल्ली अंडरस्टूड, लेकिन अभी तक समझा नहीं गया है। तो फास्ट रेडियो बर्स्ट ये ब्राइट फ्लैशेज ऑफ लाइट है जो बहुत ही कम समय के लिए दिखती हैं, फ्यू मिली सेकेंड्स के लिए, और उसके बाद फिर वो ख़त्म हो जाती हैं। तो सबसे पहले जो फास्ट रेडियो बर्स्ट डिस्कवर किया गया था 2007 में किया गया था, और जून 2021 तक अब तक 140 से ज़्यादा फास्ट रेडियो बर्स्ट डिस्कवर किए जा सके हैं। उनका जो ओरिजिन है वो अब तक हमें पता नहीं चला है, आर अननोन, एंड देयर अपीयरेंस इज अनप्रेडिक्टेबल, और वो दिखते कैसे हैं, उनकी जो अपीयरेंस है वो भी अनप्रेडिक्टेबल है। नेक्स्ट हेल्थ से रिलेटेड न्यूज़ आती है, साइंस से और हेल्थ से रिलेटेड न्यूज़ है कि टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी एंड द सेफ्टी ऑफ रिप्लेसमेंट थेरेपी। देखिए टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी का मतलब ये हुआ, टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है, यानी कि मेल्स में जो सेक्स हार्मोन होता है जिसके वजह से उनकी बॉडी में मेल जैसे फीचर्स आते हैं। अगर एक कोई पर्सन पुरुष है तो उसकी बॉडी में पुरुष वाले फीचर्स जैसे उसके शेव आना, बाल बड़े होना, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं उसकी, तो ये जो फीचर्स हैं ये सब उसके टेस्टोस्टेरोन की वजह से आते हैं, यानी कि मेल सेक्स हार्मोन की वजह से आते हैं। जितना अच्छा लेवल मेल सेक्स हार्मोन का होगा वो पर्सन उतना ही मैनली दिखेगा, आदमी दिखेगा। तो अब यहाँ पे मान लेते हैं किसी पर्सन के अंदर अगर टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी होगी तो उसको और भी ज़्यादा बीमारियाँ हो सकती हैं। वही समझेंगे कि हाइपोगोनाडिज्म एक कंडीशन है कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो उसको एक बीमारी हो सकती है, इसका नाम है हाइपोगोनाडिज्म। तो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है एक ट्रीटमेंट है हाइपोगोनाडिज्म का, विच कैन कॉज सेक्सुअल डिस्फंक्शन, यानी कि उस पर्सन का सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो जाएगा, बोन्स में कमी आ जाएगी, मसल्स में कमी आ जाएगी, उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा घट जाएगी। रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कि वो बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन धीरे धीरे कम होता जाता है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है। और मान लेते हैं ये तो नेचुरल प्रोसेस है, अगर किसी पर्सन के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल ही कम है तो पर्सन बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। एज टेस्टोस्टेरोन लेवल्स डिक्लाइन विद एज, ओबेसिटी एंड डायबिटीज़, और उसको ये बीमारियां भी हो सकती हैं ओबेसिटी और डायबिटीज़ की अगर किसी पर्सन के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा। नेक्स्ट आता है डिफेंस एक्सपोर्ट्स टच ₹13,000 करोड़। तो भारत में 2021-22 में देखा गया है कि डिफेंस के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 13,000 करोड़ रुपए को भी पार कर गए हैं। तो भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट 2021-22 में 13,000 करोड़ रुपए को पार कर गए हैं, कि जो कि अब तक का हाईएस्ट है। तो यूएस जो है वो मेजर बायर रहा है भारत से, उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया रहा है, वेस्ट एशिया रहा है, और अफ्रीका के देश भी रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर ने 70% से ज़्यादा एक्सपोर्ट करा है, और पब्लिक सेक्टर ने करीब करीब 30% तक एक्सपोर्ट करा है। जनवरी में भारत ने 374.96 यानी कि $375 मिलियन की डील साइन की फिलीपींस के साथ, जिसके तहत उसको ब्रह्मोस मिसाइल भी सप्लाई की जाएगी। और जुलाई 11 में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी जो हैं वो इनॉग्रेट करने जा रहे हैं एक सिंपोजियम एंड एग्जीबिशन जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस। इसको डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन जो है इसको ऑर्गेनाइज करने जा रहा है 11 जुलाई को, यानी कि कल। नेक्स्ट आता है फैक्ट्स और प्रीलिम्स देख लेते हैं। तो दो चीज़ें हैं देखें, तो पहले है 1 वीक 1 जोन 1 रोड, ये एक इनिशिएटिव चलाया गया है दिल्ली के अंदर, जिसमें दिल्ली के अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो सड़क के लिए काम करते हैं, जैसे कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली हो गया, पीडब्ल्यूडी है, न्यू दिल्ली एमसी है, एनडीएमसी है, यानी कि तो वो सड़कों को रिपेयर करेगी, मेंटेनेंस करेगी, साफ़ रखेगी और ब्यूटिफिकेशन करेगी रोड्स का। तो हर हफ्ते में एक जोन है और एक सड़क आपको दे दी जाएगी हर डिपार्टमेंट को, और आपको उस सड़कों को साफ़ करना है, मेंटेन करके रखना है। तो ये वहाँ पे अब चलाया जाने वाला है। 2021 में यूनियन गवर्नमेंट ने मिस्टर शिंजो आबे को, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जापान के और जिनकी अभी 2 दिन पहले हत्या कर दी गई, उनको पद्म विभूषण दिया गया था, कंट्री का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जो शिंजो आबे हैं उनको पद्म विभूषण मिला था 2021 में, जो कि भारत का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। जो टेलीग्राम चैनल है, फ्री टेलीग्राम चैनल है लेट्स क्रैक विद विषय गुप्ता का, उनके ऊपर एक फ़ोटो भी, एक पिक भी शेयर की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें टाइमलाइन दिखाई गई है मिस्टर शिंजो आबे की, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना उस ग्रुप को, जिससे कि आप वो फ़ोटो देख पाओ। और वहाँ पे जितने भी मिस्टर शिंजो आबे ने जितने भी काम किए हैं वो सब चीज़ें उसमें मेंशन्ड हैं, तो वहाँ से वो चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी।
तो दैट्स ऑल। तो ये थे 10th जुलाई करंट अफेयर्स गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। कोई भी आपको डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका कोई भी सजेशन है, कोई भी फीडबैक है तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।